आप लोग क्वालिटी देखो, टाटा की और भी इतनी सारी गाड़ी है, लेकिन पता नहीं इस गाड़ी के साथ ऐसा क्या है, व्हाइट कलर में इसके पेंट की क्वालिटी भी। गाइस अकॉर्डिंग टू मी जो एक गाड़ी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब भाई ये सेल्फ यही नहीं, मतलब कुछ चूं चा चपड़ कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल सेल्फ नहीं दे रही थी गाड़ी। अब भाई सोचो 2-3 महीने पुरानी गाड़ी है और गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट करना पड़े, वो भी किसी रोड साइड से। कुछ 3-4 बटन काम करते हैं और बाकी के बटन काम नहीं करते, आप दबाते रहो। अब देखो ये वाला बटन काम कर रहा है लेकिन ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं करण बालियान और आज की वीडियो हर रोज की वीडियो है, थोड़ी अलग होने वाली है। हर रोज हम लोग भाई कार का नॉर्मल रिव्यू बनाते थे, उनके फीचर्स काउंट करते थे, क्या उनमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भाई हम इस टाटा अल्ट्रोज का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं और लिटरली गाइस ओनर के साथ में यहाँ पे काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जिससे ओनर काफ़ी परेशान भी हुए थे। अब भाई उसमें गलती भाई बहुत सारे लोगों की है, ना तो टाटा की गलती है और ना ही ओनर की गलती है। उसके बाद भाई जो 90% ओनर अपनी गाड़ियों के साथ में काम करवाते हैं, वहाँ पे भाई कुछ बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और गाइस आप में से भी ऑलमोस्ट 50% ओनर्स या तो वो गलती कर चुके होंगे या फिर करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो अब आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी इतना बड़ा हेडेक बन सकती है। मतलब एक छोटी सी वायर कटिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कई बार। तो भाई अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी का पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ ही है, लेकिन भाई वो कैमरा शाई पर्सन है, वो तो भाई कैमरा पे आगे आपको नहीं बता पाएंगे। उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर दिया है, तो वही बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अपनी इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में रखेंगे, एक पार्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में नेगेटिव। क्योंकि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही हो भाई, टाटा ने काफ़ी अच्छा पैकेज दे रखा है अपनी इस गाड़ी में। बहुत सारे यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, लेकिन साथ ही में कुछ सीरियस नेगेटिव पॉइंट्स या तो वो गाड़ी के साथ ही मिलते हैं या फिर लेने के बाद भाई वो बन जाते हैं। तो वो भी भाई हम टोटली कवर करेंगे। हम जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। ओनर ने भाई गाड़ी को खरीदा था ऑन रोड अराउंड 8,10,000 या 8,20,000 के आसपास। एग्जैक्टली तो अभी उनको भी याद नहीं है, लेकिन इतना ही पड़ा था। अब भाई ये इसका एक्सएम वेरिएंट है और इस गाड़ी के 2 ही वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एक तो एक्सएम और एक एक्सएम प्लस। एक्सएम प्लस में आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और कुछ 1-2 फीचर्स और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन ये वाला वेरिएंट भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और ऑन रोड प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया 8-10 या 8-20 के आसपास इसको पड़ा था भाई ओनर को। अब एक और चीज़, जैसे भाई गाड़ी का नॉर्मल रिव्यू बनता है कि ये हेडलाइट, ये फॉग लैंप, ये टायर्स, वैसा कुछ भी बना के भाई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हम सीधा अपने पॉइंट की बात पर आएंगे। सबसे पहले हम गाड़ी के पॉजिटिव्स कवर करते हैं और मैं सबसे पहला ही पॉइंट आपको एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको भाई काफ़ी रिलीफ मिलेगा, मतलब आपका भरोसा थोड़ा बन जाएगा टाटा पर। पहले मैं एक बार इसका हुड ओपन कर लूँ। अब एक और चीज़ है भाई, इंजन के बारे में हर कोई बात करता है कि थोड़े से वाइब्रेशंस है, क्योंकि ये 3 सिलेंडर है। माइलेज को थोड़ा बेटर करने के लिए टाटा अपनी गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन देते हैं। अब भाई वो चीज़ काम भी करती है, क्योंकि गाड़ी हमको 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है, और वो भी सिटी के अंदर, मतलब जहाँ पे ना तो ज़्यादा ट्रैफिक है और ना कम है। लेकिन अगर हम हाईवे पे जाएंगे तो इतना मैं कह सकता हूँ कि 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये आपको दे देगी। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगी गाड़ी का माइलेज, अगर यहाँ पे आपको 1 सिलेंडर कम मिल रहा है तो उसके बदले आपको अच्छा माइलेज भी मिल रहा है। हाँ, रिफाइनमेंट उससे थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉइज प्रोड्यूस होती है। वैसे यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह लगा के दे रखी है टाटा ने, लेकिन फिर भी भाई 4 सिलेंडर के मुकाबले इसमें एक्स्ट्रा वाइब्रेशन रहते हैं थोड़े से, और थोड़ी सी नॉइज भी ज़्यादा रहती है। तो गाइस इंजन की तो बात हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो आपको यहाँ पे फॉग लैंप और ये DRLs लगे हुए दिख रहे हैं, ये भाई इस वाले वेरिएंट में लगे हुए नहीं आते, ये आफ्टर मार्केट लगवाए थे ओनर ने। और इस छोटे से पार्ट ने कितना बड़ा सरदर्द दे दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई बाकी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पर एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, ये चीज़ मैंने स्पेशली अल्ट्रोज में ही नोटिस करी है, खासकर इसके व्हाइट कलर में। इस गाड़ी के जो कट्स एंड क्रीजेज है ना, वहाँ पे भाई इसका व्हाइट कलर एक अलग ही पॉपअप सा होके आता है, मतलब अलग ही शाइन सी लगती है। आप लोग क्वालिटी देखो, टाटा की और भी इतनी सारी गाड़ी है, लेकिन पता नहीं इस गाड़ी के साथ ऐसा क्या है, व्हाइट कलर में इसके पेंट की क्वालिटी बिल्कुल अलग सी दिखती है। अब गाइस यहाँ पे टाटा ने अपनी इस गाड़ी में एक अलग ही इल्यूजन सा दे रखा है। मैं जब भी देखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसके OREM के नीचे ये जो टुल्लू सा निकल रहा है ना, ये भाई देख के ऐसा लगता है जैसे कि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल रहा हो, लेकिन पता ही नहीं है क्या है, ऐसे देने का लॉजिक क्या है। ये सारे ही वेरिएंट्स में आपको मिलता है, हालांकि अपर वेरिएंट्स में तो इसमें 360 कैमरा भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देने का क्या रीज़न है भाई, ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अभी मैं इसको करीब 3-4 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ, तो जो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई है कि गाड़ी का नीचे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर NA इंजन आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसमें 88 bhp 115 Nm का टॉर्क है। तो इनिशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आपको डीजल में जाना पड़ेगा अगर आपको एकदम शुरुआत से ही पूरी पावर चाहिए, क्योंकि भाई डीजल को कभी मैच नहीं कर सकती है पेट्रोल की पावर। यहाँ पे
एक और चीज़ जो काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी का एक शोरूम यहाँ पे 7 लाख रुपए है। और पहले तो आप की देखो कितनी बढ़िया की मिल रही है, फ्लिप की है यहाँ पे टाटा की। 3 बटन्स मिल रहे हैं, ये फॉलो मी हेडलैम्प और लॉक और अनलॉक करने के लिए। और जैसे ही आप गाड़ी का अनलॉक करोगे वैसे ही भाई गाड़ी के ओआर में ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब इस सेगमेंट में तो शायद ही आपको कोई गाड़ी ये वाला फीचर देगी। एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिट्रैक्टेबल भी मिल रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब फीचर वाइज बिल्कुल भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी है यहाँ पे टाटा ने। अब गाइस अकॉर्डिंग टू मी जो एक गाड़ी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब भाई जो गाड़ी में सीट कवर्स लगे हुए हैं भाई आफ्टर मार्केट है, तो इनको देख के आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे आपको फैब्रिक के सीट कवर्स मिलेंगे, नहीं तो लेदराइट लगा रखे हैं ओनर ने। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, उसके लिए भी अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। और ये देखो भाई यहाँ पे लाइट भी रख के मिल रही है। हाँ तो भाई काम की बात ये है कि आप लोग एक बार गाड़ी के डैशबोर्ड का लेआउट देखो, मतलब कहाँ से लग रही है कि ये एक 7 लाख रुपए की गाड़ी है। अपर वेरिएंट्स में तो आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट वगैरह भी मिलती है, वो आप यहाँ पे भी लगवा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भाई ये तीन तीन टोन्स यहाँ पे मिल रही है, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, इनकी वजह से जो फील है ना भाई गाड़ी का, वो काफी बढ़िया हो जाता है। और गाइस इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि उनको इस गाड़ी में बैठ के एक अलग ही सॉलिड सी फील आई है। उन्होंने भाई प्रॉपर i20 भी टेस्ट राइड ली थी, बलेनो को भी ली थी, लेकिन इस गाड़ी में बैठ के उनको एक अलग सी सॉलिड सी फील आई। और भाई एक्चुअली में ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा हैवी गाड़ी है, सबसे ज्यादा वेट है इस गाड़ी में, तो बैठ के एक सॉलिड सी फील तो आती है कि हाँ हम कुछ हैवी सा मटेरियल लेके चल रहे हैं। अब गाइस पॉजिटिव्स में एक बहुत बड़ा पॉइंट गाड़ी की रियर सीट का कंफर्ट भी है। अब अगली सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। मेरी हाइट भाई 6 फीट है, तो उस हिसाब से आप लोग एक बार लेग रूम और नी रूम देखो यहाँ पे, मतलब कितना सारा लेग रूम मिल रहा है और पूरा मेरे को नी रूम भी मिल रहा है। और गाड़ी में भाई अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ठीक है। बाकी भाई रियर साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगी, ना ही कोई आर्मरेस्ट मिलेगा, आर्मरेस्ट तो आगे भी नहीं है। लेकिन भाई लेग रूम वगैरह सब कुछ बढ़िया है। अब अगर मैं आपको हेड रूम दिखाऊं तो ये हेड रूम भी मेरे को भाई काफ़ी सही मिल रहा है, मतलब 6 फीट हाइट के हिसाब से काफ़ी सही है हेड रूम और लेग रूम दोनों ही चीज़ें। और गाइस अब आता है वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तारीफें तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब हम गाड़ी के थोड़े से नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो टाटा ने हमको जो ये गाड़ी बना के दी थी उसमें तो भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत है या फिर आफ्टर सेल्स में कुछ दिक्कत है, वहाँ पे हमको भाई कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आफ्टर सेल्स भी अच्छी रही है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अच्छे से काम किया है। लेकिन जैसा कि हमने इसका एक्सएम वेरिएंट लिया था तो मैंने आपको दिखाया था कि हमने इसमें फॉग लैंप आफ्टर मार्केट लगवा लिए थे, और यही भाई सबसे बड़ी गलती कर दी थी हमने। इनसे पहले हमने गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगवाया था, उसने भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दी। लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी में फॉग लैंप इंस्टॉल करवाए, पता नहीं भाई कौन पप्पू मिस्त्री था जिसने इस गाड़ी में लगाए थे, वायरिंग वगैरह के साथ उसने ऐसी छेड़खानी करी कि गाड़ी की बिल्कुल बैंड बजा दी। अब गाइस गाड़ी में ये फॉग लैंप लगवाने के 1-2 दिन बाद ही हुआ क्या, गाड़ी में बैटरी बिल्कुल सही थी, फुल्ली चार्ज थी, गाड़ी में पेट्रोल पूरा था। ओनर को कहीं जाना था, उन्होंने जैसे ही सेल्फ मारा तो गाड़ी ने सेल्फ लिया ही नहीं, मतलब कुछ चूं चा चपड़ कोई आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल सेल्फ नहीं ले रही थी गाड़ी। अब भाई सोचो 2-3 महीने पुरानी गाड़ी है और गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट करना पड़े, वो भी किसी रोड साइड पप्पू मिस्त्री की वजह से, तो भाई ये कितना खराब एक्सपीरियंस हो जाता है ओनर का। तो भाई यहाँ पे टाटा की कोई गलती नहीं थी, टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सही थे, लेकिन उसने वायरिंग के साथ कुछ छेड़छानी कर दी थी। अब भाई वहाँ पे दिक्कत क्या आई, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर गाड़ी का एक फ्यूज बॉक्स होता है, आगे बोनट में भी होता है और यहाँ पर भी होता है। तो भाई गाड़ी के ना फ्यूज उड़ने स्टार्ट हो गए। अब भाई पहले तो उसने 5 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा था, तो उस वायरिंग में पता नहीं उसने कहाँ से करंट लिया, पहले तो वो 5 एम्पियर का फ्यूज उड़ गया और गाड़ी लिटरली सेल्फ ले ही नहीं रही थी, मतलब जरा सा भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सेल्फ की। फिर उसने वो फ्यूज़ बदला, दोबारा उसने 10 एम्पियर का लगाया, दोबारा से फिर भाई वो फ्यूज़ उड़ गया, मतलब 2 बार ये दिक्कत आई। उसके बाद भाई ओनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, फिर गाड़ी को डीलरशिप पे लेके जाना पड़ा। उन लोगों ने भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उन्होंने वायरिंग बिल्कुल ठीक ठाक करके लगाई, उसके बाद अभी तक तो भाई बिल्कुल सही चल रही है। और ये वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसने ओनर को सबसे ज़्यादा परेशान किया था, और ऑलमोस्ट 50% ओनर्स ये गलती कर रहे हैं। और आजकल तो भाई ये बहुत नॉर्मल हो गया है, हर कोई यही सोचता है कि भाई बेस वेरिएंट ले लो और बाहर जाएंगे आफ्टर मार्केट सारा सामान लगवा लेंगे। पहले भाई लोग डरते थे अपनी गाड़ी को खुलवाने में, स्पेशली नई गाड़ी को। अब तो भाई ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, करोल बाग में नई गाड़ी शोरूम से लेते ही लोग जाके खड़े हो जाते हैं करोल बाग में और नई नई गाड़ी में अपनी में छेड़खानी करवाते हैं। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के काम किया करो, अगर करवा भी रहे हो तो भाई पहले रिसर्च कर लो कि किसी अच्छे इंजीनियर तो क्या किसी अच्छे मिस्त्री पे काम करवाओ, नहीं तो भाई ऐसी प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। अब गाइज यहाँ पे एक और बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, और वो भी आफ्टर मार्केट चीज़ों की वजह से ही आई थी। अब गाड़ी में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया था ये बिल्कुल ठीक चला, स्पीकर वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक चले, लेकिन इसकी जो कैलिब्रेटिंग हो रखी है ना इन वाले स्विचेस के साथ में, जो इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, इनके साथ में इसकी कैलिब्रेटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई। इससे कुछ 3-4 बटन्स काम करते हैं और बाकी के बटन काम नहीं करते, आप दबाते रहो। अब देखो ये वाला बटन काम कर रहा है लेकिन ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत है इसमें। यहाँ पे इसके कई बटन काम कर रही है और कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर भाई टाटा की जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे तो काम काफ़ी बढ़िया होता है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स है वो एक से एक इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, अलग अलग फीचर्स दे रहे हैं,
लेकिन इनकी डीलरशिप पे जो इन्होंने इंजीनियर बैठा रखे हैं ना, उनको भाई इंजीनियर भी नहीं बोलना चाहिए, वो मिस्त्री ही है, क्योंकि उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्कुल भी समझ नहीं है। इस गाड़ी में इन्फोटेनमेंट सिस्टम 2 बार बदलवाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। बटन दबाते रहो, ये काम नहीं करेगा। अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही कॉमन सा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का, वो भाई 3 सिलेंडर इंजन की वजह से है कि यहाँ पे वाइब्रेशंस है थोड़ी थोड़ी सी। जब आप इनिशियली गाड़ी को उठाओगे तो आपको एक्सीलरेट करनी पड़ेगी गाड़ी को, नहीं तो भाई झटके लेके बंद हो जाती है। अब वो सारी पेट्रोल कार्स में दिक्कत होती है, लेकिन 3 सिलेंडर में स्पेशली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गियर नोब पे, स्टीयरिंग वगैरह पे थोड़े थोड़े से वाइब्रेशन आ जाते हैं, और थोड़े से एनवीएच लेवल भी भाई ज़्यादा होते हैं 3 सिलेंडर कार्स के 4 सिलेंडर कार के मुकाबले। तो ये भाई एक कॉमन सा नेगेटिव पॉइंट है। इस बार में तो और कोई बात करते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। जो बड़े भाई मेरे को दिक्कत आई थी, मेरे को क्या गाड़ी के ओनर को जो बड़ी दिक्कत आई थी, वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बता दी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद है कंटेंट आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।